तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। उसके बाद वहाँ पे रिपब्लिक आता है। उसके बाद वहाँ पर डायरेक्टरी रूल आता है और डायरेक्टरी रूल के बाद वहाँ पर नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का एम्पेरर डिक्लेयर कर देता है। हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पर आगे क्या होता है। चलिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 6 में। ये है पेज नंबर 6। ठीक है, पेज नंबर 6 में ये शुरू में एक मैप बनाया गया है। ठीक, ये मैप जो है 1815 का है। ठीक, 1815 यूरोप का है। आइए हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। विदिन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, यहाँ पर स्वेथ का मतलब होता है एरिया भी होता है स्वेथ का मतलब। तो स्वेथ ऑफ और टेरिटरी का मतलब होता है साम्राज्य। तो कि स्वेथ ऑफ टेरिटरी का मतलब होता है किसी साम्राज्य का एरिया या किसी साम्राज्य का हिस्सा। तो विदिन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. फ्रांस में जब नेपोलियन आता है तो आने के बाद वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है, फ्रांस को मॉडर्नाइज करता है और फ्रांस का डेवलपमेंट करता है। उसके बाद फ्रांस के बाद वो नेबरिंग कंट्रीज़ पर अटैक करता है, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ पर अटैक करता है और उसको कॉन्क्वेर करता है। यूरोप के दूसरे कंट्री पर जिस पर कि नेपोलियन कॉन्क्वेर करता है, वहाँ पर जो एरिया उसके कंट्रोल में आ जाता है, ये वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेथ ऑफ टेरिटरी केम अंडर हिज कंट्रोल। तो जो उस साम्राज्य का हिस्सा उसके कंट्रोल में आ जाता है, नेपोलियन वहाँ पर भी अपना रिफॉर्म्स शुरू करता है, जो रिफॉर्म्स उसने फ्रांस में शुरू किया था। आगे पढ़ते हैं। थ्रो ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से तो चुन करके आया नहीं था, उसने तो ज़बरदस्ती अपने आप को वहाँ का एम्पेरर डिक्लेयर कर दिया था। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। यहाँ पर एक नया आता है इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है टू मेक समथिंग ए पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को किसी का हिस्सा बनाना, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड बोला जाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। वो क्या करता है कि फ्रांस में भले ही वो डेमोक्रेसी को हटा करके आया था, उसने डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया था, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से तो वो आया नहीं था। ठीक है, लेकिन वो जैसे भी आया था उसने फ्रांस का डेवलपमेंट किया। उसने ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स बनाए, ऐसे लॉज बनाए, नियम बनाए, जिससे कि फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या पूरा सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो गया और रेशनल हो गया, उसकी क्षमता बढ़ गई थी। फ्रांस में अब प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी थी और फ्रांस की क्षमता बढ़ चुकी थी। फ्रांस में लोग अच्छा महसूस कर रहे थे, भले ही वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आया था तो भी। आगे पढ़ते हैं। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन 1804 में वहाँ का एम्पेरर बना था फ्रांस का। बनने के बाद उसने एक नेपोलियनिक कोड लाया था, मतलब उसने कुछ रूल्स बनाए थे जिसे कि नेपोलियनिक कोड कहा जाता है या सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। आइए देखते हैं कि क्या कोड था ये। सबसे पहला, डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब जन्म के आधार पे जो प्रिविलेजेस मिला था। प्रिविलेजेस का मतलब होता है स्पेशल राइट्स। ठीक, जैसे वहाँ की जो क्लर्गी थी, नोबिलिटी थी, उन्हें टैक्स नहीं देना था, तो ये उनको स्पेशल राइट्स मिला हुआ था। तो इस तरह का जितने भी प्रिविलेजेस थे, स्पेशल राइट्स मिले हुए थे लोगों को, वो हटा देता है कि नहीं, अब किसी को स्पेशल राइट्स फ्रांस में नहीं मिलेगा। दूसरा काम क्या करता है, इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वो सबको लॉ के सामने में बराबर देखता है। सब लोग जो हैं, जैसे कि कोई क्लर्की है, कोई ज़मींदार है और कोई एक मामूली वर्कर है, दोनों ने अगर एक ही क्राइम किया है तो दोनों को बराबर बराबर इक्वल पनिशमेंट मिलेगा और लॉ के सामने सारे लोग इक्वल हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दूसरा काम। और तीसरा काम लिखा हुआ है सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। सभी को प्रॉपर्टी का राइट मिल गया, मतलब सभी लोग अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। किसी को, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई वर्कर है, उसको ये नहीं कह करके रोका जा सकता है कि तुम छोटी जाति के हो, तुम नीच हो, तुम गरीब हो, तुमको प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार नहीं है। सब लोग प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो ये तीनों रूल जो उसने बनाए, इसे नेपोलियनिक कोड बोला जाता है।
आगे पढ़ते हैं हम लोग। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब फ्रांस ने जिन जिन देशों पर अपना कंट्रोल किया था या जिन जिन देशों के हिस्सों पर उसने अपना कंट्रोल किया था, ये कोड वहाँ भी चला गया और वहाँ पर भी लागू हुआ ये रूल्स। तो ये रूल्स तो सच में बच्चों बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी के पास स्पेशल राइट्स नहीं है, सब लोग बराबर हैं और सबको अपनी प्रॉपर्टी बनाने की छूट है, ठीक। ये कहाँ कहाँ फैला? तो डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इन सब देशों में ये जो नेपोलियनिक कोड है, इन देशों के हिस्सों पर उसने कॉन्क्वेयर किया और कॉन्क्वेयर करके यहाँ पर वो नेपोलियनिक कोड को उसने लागू किया, ठीक। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, उसने और भी बहुत सारे काम किए हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को उसने सिंप्लीफाई कर दिया। दूसरा, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, मतलब वो जमींदारी सिस्टम, जागीरदारी और सामंतवादी जो सिस्टम था, इनको उसने हटा दिया। तीसरा लिखा हुआ है फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम का मतलब होता है गुलामी होता है, बंधुआ मजदूर होता है, ठीक। और मैनोरियल ड्यूज़ का मतलब होता है जमींदारों को जो पैसा दिया जाता था, जो टैक्स देते थे, उसे मैनोरियल ड्यूज़ बोला जाता है। तो उसने क्या किया कि वहाँ जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनका उन्होंने गुलामी से आज़ादी दिलवाई। उसने वहाँ पर सर्फडम हटा दिया और मैनोरियल ड्यूज़ मतलब ज़मींदारों को जो टैक्स देना था उसने वो भी हटा दिया, ठीक। हम लोग आगे पढ़ते हैं। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। गिल्ड का मतलब होता है एक ही ऑक्यूपेशन के लोग जब अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं तो उसे गिल्ड बोला जाता है। जैसे कि किसान लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो एसोसिएशन होगा, उसे बोलेंगे फार्मर्स गिल्ड। जो बिजनेसमैन का एसोसिएशन होगा उसको बोलेंगे बिजनेसमैन गिल्ड। जो टीचर्स का अगर कोई एसोसिएशन होगा तो उसको बोलेंगे टीचर्स गिल्ड। उसी तरीके से स्टूडेंट गिल्ड्स। तो शहरों में क्या था कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस था, मतलब जो ट्रेडर्स थे और जो बिजनेसमैन थे वो अपना कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, या कोई भी आदमी अपना एक ही ऑक्यूपेशन के लोग अपना एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। तो इस पर रिस्ट्रिक्शन था, उसने इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, मतलब अब आप अपना एसोसिएशन बना सकते हैं। तो इसने कितने सारे इम्प्रूवमेंट के काम किए हैं। आगे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने इम्प्रूव किया। उसने रोड्स बनवाए, उसने जो लिंक रोड्स था उसको मजबूत करवाया, जो कच्चे सड़क थे उनसे पक्का सड़क करवाया, और उसने कम्युनिकेशन सिस्टम, पोस्ट ऑफिस, लेटर डिस्पैच के सिस्टम को उसने और मजबूत किया। आगे लिखा हुआ है पीजेंट्स यानी कि किसान, आर्टिजन्स यानी कि जो कलाकार लोग होते हैं, जैसे कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग, लोहे के बर्तन बनाने वाले लोग, उस तरीके से वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन, ये सारे लोग। अगला पेज में चलते हैं हम लोग, पेज नंबर 7 में है। तो ये जो लोग थे यानी कि जो आर्टिजन्स थे, फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, इंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, और इन लोगों को एक आज़ादी मिली। इन्होंने नई जीवन की इनकी शुरुआत हुई। ये जितना भी ये डेवलपमेंट का काम कर रहा था कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को इसने हटा दिया, मैनोरियल ड्यूज़ को इसने हटा दिया, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इसने अच्छा कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम को इसने अच्छा कर दिया। इससे सब लोग एक नई आज़ादी फील कर रहे थे और सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, सभी लिबर्टी फील कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजरमेंट्स and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। इसका मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बातें लिखी गई हैं। नेपोलियन ने किया था कि यूनिफॉर्म लॉज यानी कि पूरे फ्रांस में एक जैसा लॉ था। फ्रांस जो था अलग अलग ज़मींदारों में बटा हुआ था, और कहीं के ज़मींदार कोई रूल बनाए हुए थे, कहीं के ज़मींदार कोई रूल बनाए हुए थे। उसने पूरा रूल हटा करके उसने एक यूनिफॉर्म लॉ पूरे फ्रांस में लाया, जिससे पूरा फ्रांस एक लॉ के अंडर में आकर के खड़ा हो गया। इससे लोगों को लॉज को समझने में आसानी हुई, पूरे फ्रांस में एक जैसा लॉ हो गया, ठीक है। सबको इसमें बहुत आसानी हुई, बहुत एक फ्रीडम लोगों ने एंजॉय किया। अगला लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज वेट्स। अब देखिए वेट्स एंड मेजरमेंट्स में भी गड़बड़ था। पूरा फ्रांस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ था, अलग अलग ज़मींदारों में बटा हुआ था। कहीं फ्रांस के अंदर में ही एक हिस्से में क्या था कि 1 kg का डेफिनेशन कुछ और था, कहीं पर 1 kg में 1 kg में 1000 ग्राम्स होते थे,
तो कहीं पर 1 kg में 1050 ग्राम्स होते थे, कहीं पे 950 ग्राम्स होते थे। तो एक ही फ्रांस था और उसी फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में वेट्स का, मेजरमेंट्स का डेफिनेशंस अलग अलग था। इससे जो वहाँ के बिजनेसमैन थे उन्हें बहुत परेशानी होती थी। आप ऐसे समझिए कि बिहार में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उत्तर प्रदेश में आप जाइए तो वहाँ पर 95 सेंटीमीटर्स को 1 मीटर बोला जाता है। आप मध्य प्रदेश में जाइए तो वहाँ पर 94 सेंटीमीटर्स को 1 मीटर बोला जाता है। आप महाराष्ट्र में जाइए तो फिर वहाँ पर 96 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोला जाता है। इस तरीके से अगर कोई बिजनेस अपना कोमोडिटीज़ ले करके बिहार से अगर उसे मुंबई जाना है, सामान लेकर के जाना है वहाँ पर ट्रेड करने के लिए, तो उसे इतने सारे जगहों पे रास्ते में कितना जगह पे उसको टैक्स देना होगा और टैक्स देने में कैलकुलेशंस करने में कितनी परेशानी आएगी, तो उसे बिजनेस करने में कितना परेशानी आएगा। ठीक है, उसने इन सारे वेट्स एंड मेजरमेंट्स को हटा दिया और हटा करके उसने पूरा एक जैसा सिस्टम ला करके खड़ा कर दिया। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कॉमन नेशनल करेंसी। कॉमन नेशनल करेंसी का हाँ, ये भी एक बहुत गड़बड़ बात है। ये अब ऐसे समझिए कि बिहार की अपनी करेंसी है, उत्तर प्रदेश की अपनी करेंसी है, मध्य प्रदेश की अपनी करेंसी है, झारखंड की अपनी करेंसी, एक कंट्री एक ही है लेकिन उसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग करेंसी चल रहा है। अभी जैसे हमारे पूरे इंडिया में एक ही करेंसी चलता है। आपके पास जो करेंसी नोट्स हैं, जो रुपया है, जो पैसा है, आप मुंबई में भी जा करके कोई सामान खरीदना चाहें, सब्जी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो लेकिन ये करेंसी आप पाकिस्तान में जा करके वहाँ सब्जी खरीदिएगा तो वहाँ पर आपको नहीं चलेगा। तो फ्रांस में वैसे ही था, एक ही फ्रांस कंट्री था और उसके अलग अलग हिस्से में अलग अलग करेंसीज हुआ दी थी, जिससे कि वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। उसने पूरे फ्रांस में एक जैसा करेंसी ला करके रख दिया, जिससे कि वहाँ पे गुड्स का मूवमेंट जो है वो सुविधाजनक हो गया और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो सामान था, जो कमोडिटीज़ था, जो गुड्स था, उसका आवागई, जो आना जाना है, वो बहुत ही आसान हो चुका था। कि इसी पेज नंबर 7 पर एक फिगर बना हुआ है। ये वाला जो फिगर है, ये फिगर को हम लोग ज़रा ध्यान से देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस फिगर में क्या दिखाया गया है। आइए देखिए इस फिगर में क्या दिखाया गया है। इस फिगर में पहले पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ क्या है। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रिट्ज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ज्वेब्रुकन बाय द फ्रेंच आर्मीज। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो शहर है, इस शहर का एक चौक है और ये शहर है, इस शहर का नाम है ज्वीब्रकन। ज्वीब्रकन एक शहर है और ये शहर जो है जर्मनी का शहर है और इस पर फ्रेंच की आर्मी ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म। इसमें जो ब्लू वाइट और रेड यूनिफॉर्म में जो लोग दिख रहे हैं वो फ्रेंच के हैं। देखिए ये जो ऊपर खड़े हैं ये लोग, ये ब्लू हैं, वाइट हैं और रेड दिखाई दे रहे हैं। तो ये लोग जो हैं ये फ्रेंच आर्मी के सोल्जर्स हैं और इन लोगों ने जर्मनी के एक शहर पर कब्जा कर लिया है और उस शहर का नाम है, यहाँ लिखा हुआ है ज्वीब्रकन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑपरेशर्स एज द सीज ए पीजेंट्स कार्ट। इसमें जो है फ्रेंच की आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, यानी जो नेपोलियन के सोल्जर्स हैं, उनको दिखलाया गया है ऑपरेसर की तरह, मतलब एक अत्याचारी की तरह दिखाया गया है कि वो इसमें अत्याचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्ट है। कार्ट का मतलब ये जो घोड़ा गाड़ी है, इस घोड़ा गाड़ी किसान का घोड़ा गाड़ी है और इसको इन लोगों ने सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक, हरासेस, यहाँ लिखा हुआ है हरासेस सम यंग वोमेन्स सेंटर फोरग्राउंड। और इसमें यह भी दिखाया गया है इस सीन में कि कुछ यंग वुमेन हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनको ये लोग हरास कर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। तो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा, एक किसान का जो गाड़ी है उसको उन्होंने जब्त कर लिया है, महिलाओं को यहाँ पर छेड़ रहे हैं, और तीसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड फोर्स ए पीजेंट डाउन टू हिज नीज। एक किसान को वो घुटनों पर झुकने पर विवश कर रहे हैं। द प्लेक, प्लेक का मतलब होता है तख्ती। ठीक, तख्ती यहाँ पर दिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये ऊपर में तख्ती है, ऊपर में तख्ती एक प्लेट टांगने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसे तख्ती बोलते हैं। तो प्लेक, द प्लेक बीइंग एफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी कैरीज ए जर्मन इंस्क्रिप्शन विच इन ट्रांसलेशन रीड्स, ठीक, टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी
दिस इज ए सरकास्टिक, सरकास्टिक का मतलब यहाँ सरकास्टिक लिखा है, सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग, रिफरेंस टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच एज बीइंग लिबरेटर्स हु अपोज्ड मोनार्की इन द टेरिटरीज दे इंटर्ड। देखिए अब क्या बात है, ये अब देखिए इस फिगर को समझिए क्या लिखा है, इस फिगर क्या दिखाया जा रहा है कि फ्रेंच की आर्मी है और इस आर्मी ने जर्मनी के एक शहर है उस पर इसने कब्जा कर रखा है। कब्जा करने के बाद वहाँ के किसानों को, जर्मनी के किसानों को, उनकी जो गाड़ी है उसको जब्त कर लिए हैं, महिलाएं हैं उनको छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और यहाँ पर एक किसान है जिसको कि वो घुटनों पर झुकने के लिए विवश कर रहे हैं। और ये जो फ्रांस के जो लोग हैं, सोल्जर्स हैं, ये लोग एक ट्री को यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं, एक ट्री लगा रहे हैं, और इस ट्री का नाम रखा है ट्री ऑफ लिबर्टी। मतलब वो बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ जो जर्मन के जो राजा हैं, जो मोनार्की है, हम तुमको मोनार्की से आज़ादी दिलवाएंगे और तुमको लिबर्टी मिलेगी, तुम इस लिबर्टी को इंजॉय करो। कहने का मतलब कि ये व्यंग दिखाया गया है। व्यंग क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम तुमको इक्वलिटी देंगे और लिबर्टी देंगे, इस तख्ता पर, इस प्लेक पर ये बात लिख करके ये टांग रहे हैं, लेकिन क्या ये लिबर्टी दे रहे हैं? नहीं, ये तो उल्टा अत्याचार ही कर रहे हैं। However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि नेपोलियन ने फ्रांस में तो इम्प्रूवमेंट किया, मॉडर्नाइजेशन किया, और फ्रांस के बगल के जो देश थे जिसको उसने कब्जा किया वहाँ पर भी उसने मॉडर्नाइजेशन किया, ठीक है बात है। लेकिन जिन देशों पर उसने कब्जा किया और वहाँ पर उसने जो रिफॉर्म किया, तो उसके बाद भी वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने, उनका जो रिएक्शंस था, उनका रिएक्शंस मिक्स था। मिक्स कहने का मतलब कुछ लोग उसे पसंद कर रहे थे नेपोलियन को, और कुछ लोग नेपोलियन को पसंद नहीं कर रहे थे। चलिए वो देखते हैं क्यों कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे थे। चलिए, इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टन सिटीज लाइक ब्रसेल्स, मेंज, मिलान, वार्सो, द फ्रेंच आर्मी वेयर वेलकम एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। यहाँ एक वर्ड आता है हार्बिंगर्स। हार्बिंगर्स का मतलब होता है अग्रदूत, दूत होता है। तो जब फ्रेंच की आर्मी ने दूसरे कंट्रीज़ पर, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, और वार्सो, ये सब, ब्रसेल्स, ये इन देशों का नाम लिखा हुआ है। जब फ्रेंच की आर्मी ने इन देशों पर कब्जा किया तो यहाँ के लोगों ने उनका वेलकम किया। ठीक, वेलकम क्यों किया? क्योंकि ये लोग हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग भी हमारे यहाँ लिबर्टी लाएंगे। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह और हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। लेकिन शुरू में तो ये उत्साहित थे, लेकिन आगे चल करके यह उत्साह दुश्मनी में बदल गया। वो कैसे दुश्मनी में बदल गया? As it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। हाँ, नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए, ठीक, ये सही बात है, और लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जिन देशों पर उसने कब्जा किया उन देशों के पास में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब वहाँ के लोगों को उसने रूल करने नहीं दिया। उसने जिस देशों पर कब्जा किया, जिस देशों के हिस्सों पर उसने कब्जा किया, वहाँ पर उसने लिबर्टी तो लाया, वहाँ पे उसने सुधार तो किया, लेकिन वो क्या करता था कि अपने किसी रिलेटिव को वहाँ का गवर्नर बना देता था, या वहाँ का हेड बना देता था, वहाँ का रूलर बना देता था। और यही बात वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई। मतलब कि डेमोक्रेसी था ही नहीं कहीं पर। वो जिन देशों पे कब्जा करता था उन देश के लोग जो थे, वहाँ के लोगों को वो वहाँ का रूलर बना देता, तो उन लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाती। लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम उनको मिल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स को वहाँ का हेड बना दे रहा था, और यही बात लोगों को पसंद नहीं आई। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई न्यूज़पेपर पर या मीडिया पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। मतलब आपको कोई न्यूज़पेपर छापना है, कोई न्यूज़ में कुछ बातें दिखानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप नहीं दिखा सकते हो। इसे सेंसरशिप बोला जाता है। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती आर्मी। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है आपको ज़बरदस्ती कोई आपसे कोई सर्विस लेता है तो उसे कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट होती है आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई सर्विस लेती है
ठीक है, कंपेल्ड करती है तो उसे कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ कॉन्स्क्रिप्शन का यूज़ हो रहा है, कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज़, मतलब जिन देशों पर फ्रांस की आर्मी कब्जा करती थी वहाँ के लोगों को फ्रांस की आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती कराया जाता था। ठीक है, और रिक्वायर्ड टू कॉन्क्वेयर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, और उनको ज़बरदस्ती भर्ती भी करवा लिया जाता था, और उनका यूज़ किस काम में आता था, आगे और यूरोप पर अटैक करने के लिए, यूरोप को कॉन्क्वेयर करने के लिए। ऑल सीम टू आउटवे, आउटवे का मतलब होता है अधिक भार होना, द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेपोलियन ने बाकी देशों पर कब्जा किया और पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया, साथ में वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में एंट्री किया गया, सेंसरशिप लगाया गया, वहाँ का टैक्स बढ़ाया गया, और इन सब के कारण जो था वहाँ के लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। हैं कि एक बगल में एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को हम समझते हैं। ठीक है, ये फिगर क्या है, ये फिगर जो बना हुआ है नेपोलियन का फिगर बनाया गया है, और नेपोलियन को एक पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए नेपोलियन को पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया है, वो पीछे में एक बैग है जिसमें कि लेटर्स रखे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये नीचे में लिखा हुआ क्या है। ठीक है, आइए देखिए, द कुरियर ऑफ राइनलैंड, कुरियर कंपनी का मतलब होता है वैसी कंपनियाँ जो लेटर्स हैं और जो चिट्ठी हैं उसे कैरी करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती हैं, उसे कुरियर बोला जाता है। कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल द ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिग। नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज ए पोस्टमैन, उसको पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया है। ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस, जिसमें वो फ्रांस की तरफ वापस लौट रहा है, आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिग इन 1813। 1813 में वो लिप्जिग का बैटल हार जाता है, और हारने के बाद इस फिगर बना करके दिखाया गया है कि वो वापस जा रहा है अपना फ्रांस। ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम्स ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट, और वो फ्रांस की तरफ वापस जा रहा है। देखिए कि ये जो बैग्स लेटर्स हैं उसके बैग से निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो जगह का नाम लिखा हुआ है, मतलब वो जगह उसके हाथ से निकलता चला जा रहा है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन भले ही डेमोक्रेटिक सिस्टम को तोड़ करके फ्रांस का एम्पायर डिक्लेयर करता है अपने आप को, लेकिन उसने फ्रांस में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए और फ्रांस में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जिससे फ्रांस का मॉडर्नाइजेशन हुआ। उसके बाद बगल के नेबरिंग कंट्रीज़ और यूरोप के जो और भी जो कंट्रीज़ थे उस पर उसने कॉन्क्वेयर किया, और कॉन्क्वेयर करके उसने वहाँ पर भी वही रिफॉर्म्स किया जो रिफॉर्म्स उसने फ्रांस में किया था। जैसे उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया, और उसने जो प्रिविलेजेस थे उसको एबॉलिश किया। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। वेट्स एंड मेजरमेंट्स को उसने यूनिफॉर्म किया, करेंसी को यूनिफॉर्म सिस्टम उसने इस्टेब्लिश किया। तो इस तरीके से उसने फ्रांस में तो किया ही किया, साथ में उन जगहों पर भी रिफॉर्म्स किया जो फ्रांस के बाहर के एरियाज़ थे, जिस टेरिटरीज़ को उसने कब्जा किया था। इस प्रकार से फ्रांस के बाहर भी ये जो लिबर्टी थी और ये जो मॉडर्नाइजेशन था, इसका टेस्ट लोगों को मिल चुका था। लेकिन उससे एक कमी ये हुई थी कि वो पॉलिटिकल फ्रीडम था लोगों को नहीं दे पाया। वो जिन एरियाज़ पर कब्जा करता था उन एरियाज़ पर अपने लोगों को और अपने रिलेटिव्स को वहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करता था, या फिर वहाँ पर हेड अपॉइंट कर दिया करता था। इससे वहाँ के लोग नाराज़ थे। साथ में उसने जिन टेरिटरीज़ को कॉन्क्वेयर किया वहाँ पर उसने टैक्सेशन काफ़ी बढ़ा दिया, उसने सेंसरशिप लागू कर दिया, जिससे कि लोग नाराज़ थे। लेकिन उसकी जो लिबर्टी वाली जो रिफॉर्म्स थी वो उससे लोग बड़े खुश थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस तरीके से फ्रांस के बाहर लोगों को लिबर्टी का टेस्ट मिल गया था, रिफॉर्म्स का टेस्ट मिल गया था, और मॉडर्नाइजेशन का टेस्ट मिल चुका था। और इस तरह से क्या होता है, इसका यह कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि जो रेवोल्यूशन जो आया था फ्रांस में, नेशनलिज्म जो पनपा था और नेशन स्टेट्स जो एमर्ज हुआ था, एवॉल्व हुआ था, वो फ्रांस के बाहर यानी कि यूरोप के दूसरे हिस्सों में पनपने लगता है। यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उस समय में यूरोप के क्या सोशल कंडीशंस थे, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे टेरिटरीज़ में पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे, और साथ में वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे, और लोगों के क्या कंडीशंस थे, और कैसे उस कंडीशंस में नेशनलिज्म डेवलप होता है और नेशन स्टेट्स की फीलिंग डेवलप होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो जब भी आए तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।